ओके गाइस, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो पोर्शन था एक्सक्रीशन वाला वहाँ तक की बात हमने कर ली थी। और उसके अंदर फिर हमने कुछ फॉर्मूलेज भी पढ़ लिए थे, जिसमें लाइक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस डोज एंड लोडिंग डोज, ये फॉर्मूलेज के हो गए थे और इसका थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो गया था। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सम फार्मूलाज। ओके, तो हम कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट को जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, तो उसमें सबसे पहले जो है वो है रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन गाइस, हमने एलिमिनेशन में पढ़ा था, क्योंकि इसमें रेट निकालना है एलिमिनेशन का। ओके, तो हमने एलिमिनेशन में पढ़ा था कि एलिमिनेशन का सिंपली मीन ये था कि ड्रग को इनएक्टिवेट कर देना या ड्रग के एक्शन को खत्म कर देना। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें उसी जो हम ड्रग है उसका जो एक्शन हम उसको खत्म कर रहे हैं, तो हम उसका रेट निकालेंगे यहाँ पे। ओके, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन का सिंपली मीन ये है कि दवाई जो है किस रेट से एलिमिनेट हो रही है, या दवाई का जो फंक्शन है, जो उसका एक्शन है, वो किस रेट से खत्म हो रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ एलिमिनेशन। ओके, तो जनरली अगर हम रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 मिलीग्राम कोई ड्रग है जो कि 4 आवर के अंदर जो है वो एलिमिनेट हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि 100 मिलीग्राम जो है वो 4 आवर के अंदर एलिमिनेट हो रही है, तो 1 घंटे के अंदर जो है वो कितनी एलिमिनेट होगी। तो इसका अगर हम रेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100/4, तो ये हो जाएगा 25 पर आवर। दैट मीन्स ये कि रेट ऑफ एलिमिनेशन से हमें ये पता चला कि जो ड्रग है वो 1 घंटे में कितने मिलीग्राम जो है वो एलिमिनेट हुई है। ओके, तो यहाँ पर इस एग्जांपल के हिसाब से ये ड्रग जो है वो 1 घंटे के अंदर 25 मिलीग्राम जो है वो एलिमिनेट होती है। हमें रेट ऑफ एलिमिनेशन से सिर्फ इतना पता चलता है, इससे ज्यादा हमें रेट ऑफ एलिमिनेशन से नहीं पता चलता। ओके, तो ये कह सकते हैं कंप्लीट पैरामीटर नहीं है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर हम सेकंड चीज के बारे में बात करें वो है क्लियरेंस। ओके, इसको हम CL से डिनोट करते हैं, CL। और अगर इसकी फॉर्मूले के बारे में बात करें तो जो क्लियरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके गाइस, क्लियरेंस से हमें ये जानना जरूरी है कि क्लियरेंस जो है वो एक कंप्लीट पैरामीटर है, यानी कि इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी उस ड्रग की और उसमें से कितनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। तो क्लियरेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पैरामीटर है और जिसका फॉर्मूला जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। क्लियर इतनी बात? नाउ द थर्ड थिंग इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को जो है T हाफ से डिनोट किया जाता है। गाइस, हाफ लाइफ का जनरली मीन ये होता है कि कोई भी ड्रग वो कौन सा टाइम है जिसमें उस ड्रग की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। ओके, सो द टाइम एट विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग बिकम हाफ। तो हाफ लाइफ से जनरली मीन क्या है? टाइम एट विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन of a drug become half. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसकी इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम है और कुछ टाइम के बाद या 1 आवर के बाद में उसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हुई वो 50 मिलीग्राम हुई, यानी कि 50 एलिमिनेट हुई। देन आफ्टर 50 25 मिलीग्राम, देन आफ्टर 12.5 मिलीग्राम। ये भी 1 घंटे में, ये भी 1 घंटे में। गाइस, हम यहाँ पर देखेंगे कि इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी 100 थी और वो 50 जितने टाइम में हुई, तो जो ये टाइम होगा ये इसका T हाफ कहलाएगा। ओके, इस वाली कंडीशन के अंदर 50 थी इनिशियल, 50 के बाद में उसका हाफ हो गया 25, तो जो गाइस ये वाला टाइम होगा ये इसका T हाफ कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो टाइम जिसमें किसी ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50% हो जाए वो कहलाती है उस ड्रग की T हाफ, या वो कहलाती है उस ड्रग की हाफ लाइफ। क्लियर? गाइस, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो हाफ लाइफ की तो बात होगी, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जो T हाफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो T हाफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो कांस्टेंट होती है।
हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि टी हाफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट है। ओके, उससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं टी हाफ के एस्पेक्ट में कि जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, जबकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्लियरेंस के। गाइस इस फॉर्मूले का मीन क्या है हम जस्ट अभी एक सेकंड में समझते हैं। टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस के। इसका मीन ये होता है कि जब कोई ड्रग जो है वो टिश्यूज के अंदर, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये है कि जो ड्रग है वो टिश्यूज को, ऑर्गन को, टारगेट सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो गाइज अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा दैट मीन्स ये कि वो ड्रग जो है टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन के अंदर या सेल्स के अंदर उतनी ज्यादा पहुंचेगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो वो उतनी ही ज्यादा ऑर्गन में, टिश्यूज में पहुंचेगी। गाइस अगर वो उतनी ज्यादा ऑर्गन टिश्यू में पहुंचेगी दैट मीन्स ये हुआ कि वो उतनी ही कम ब्लड के अंदर रहेगी। ओके, तो जो ड्रग जितनी ज्यादा जो है वो टिश्यूज के अंदर रहेगी वो ड्रग उतनी ही कम जो है वो ब्लड के अंदर रहेगी, और जितनी कम वो ब्लड के अंदर रहेगी गाइस उसका टी हाफ उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो टी हाफ जो है, यहां से ये बात पता चली कि टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, अब जो है टी हाफ हमने सेकंड चीज पढ़ी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस के। गाइस इसका मीन ये हुआ कि अगर किसी ड्रग का क्लियरेंस ज्यादा है, यानी कि उसका रीनल एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि उसकी जो यूरिन बन रही है वो ज्यादा बन रही है, और क्या कहते हैं वो ज्यादा बन रही है, दैट मीन्स ये कि वो दवा उतनी ज्यादा ब्लड के अंदर है, क्योंकि यूरिन बनने के लिए उस दवा को, मतलब उसको जो है ब्लड के अंदर होना जरूरी है। वो ड्रग उतनी ज्यादा जो है ब्लड के अंदर है, और जो दवा जितनी ज्यादा अवेलेबल होगी ब्लड में उतना कह सकते हैं हम उतना जल्दी जो है उसका टी हाफ, यानी कि उसका टी हाफ उतना कम होगा। जल्दी इन द सेंस कि उसका टी हाफ कम होगा। ओके, यानी कि वो जल्दी जो है उसका 50% हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्लियरेंस ज्यादा है तो उसका टी हाफ जो है उतना कम होगा। ओके, अगर क्लियरेंस फॉर एग्जांपल किसी दवाई की जो है वो ज्यादा है दैट मीन्स ये कि वो ब्लड के अंदर अवेलेबल है और जल्दी जल्दी उसका जो है वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, दैट मीन्स ये कि उसका टी हाफ उतना कम होगा, यानी कि कम टाइम के अंदर। ठीक है, यानी कि टी हाफ जो है उसका वो कम हो जाएगा। तो यहां से हमने दो चीज पढ़ी, एक टी हाफ पढ़ा, यहां से हमने जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और क्लियरेंस पढ़ा। ओके गाइस, हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये सब चीजें क्या हैं, और तीन चीजें उससे हम पढ़ेंगे। पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ एलिमिनेशन का क्या फंडा है, देन सेकंड चीज पढ़ेंगे क्लियरेंस का क्या फंडा है, और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो टी हाफ का पढ़ेंगे। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल को जो है, जो हमने पहले उतारा था उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से उतार देते हैं और उसके एक्सपेक्ट में पढ़ेंगे। गाइज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और गाइज यहां पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो जीरो ऑर्डर। गाइज हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि वो न्यूक्लियर जो ड्रग्स होती हैं, जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती हैं उसके अंदर वो उसका एप्लीकेशन रहता है। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 मिलीग्राम थी, 100 से 50 मिलीग्राम हुई 1 घंटे में, और 50 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम हुई, देन नेक्स्ट 12.5। ओके गाइज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज, हम यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर फ्रैक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये अभी हम लिख रहे हैं और उसको फिर हम समझेंगे भी कि इसका क्या मीन हुआ। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो होता है वो अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100 थी, 100 के बाद में 80, 80 के बाद में 60, 60 के बाद में 40, 40 के बाद में 20। ये भी गाइस 1 आवर में इसका ये रहा, ये भी 1 आवर में 1 आवर का बना। गाइस इसका मतलब ये है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर उतने ही टाइम के अंदर जो ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है उसका पैटर्न सेम रहेगा। यानी कि देखो यहाँ पर 100 मिलीग्राम थी, 100 से 50 मिलीग्राम हुई। ओके, कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर। फिर 50 मिलीग्राम का हाफ हुआ 25 मिलीग्राम कितने अंदर? तो हम यहाँ पर देखें परसेंट फ्रैक्शन रेशियो जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। उतने ही टाइम के अंदर उतनी ही ड्रग का जो फ्रैक्शन है वो एलिमिनेट हो रहा है। दैट मीन्स ये कि यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन कॉन्स्टेंट है। जबकि गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो 100
100 थी, 100 में से 20 जो थी वो उसका एलिमिनेशन हो गया, बचा कितना 80, 80 में से फिर 20 का एलिमिनेशन हुआ, बचा कितना 60, 60 के बाद में जो है 20 का एलिमिनेशन हुआ। तो कहने का मतलब है कि इस कंडीशन के अंदर जो अमाउंट है वो जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो एक उसमें जो है अमाउंट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके अंदर जो कांस्टेंट रहता है वो उसका फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है। ओके गाइस, अब हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेसिस पर हम तीन चीज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज जो थी वो थी रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन गाइस, अगर हम पहली कंडीशन में यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखें तो यहां पर जो एलिमिनेट हुई वो 1 घंटे के अंदर 50 का एलिमिनेशन हुआ, तो 50 का एलिमिनेशन हुआ, या हम कह सकते हैं 50 पर आवर। इसके अंदर कितना हुआ, इनिशियली 50 थी, 50 से 25 तो ये हो गया 25 पर आवर। यहां पर कितना हुआ, 25 से 12.5 हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसमें हुआ वो हुआ 12.5 पर आवर। अब गाइज हम यहां पर जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर ये देख रहे हैं इनिशियली प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा आया। इनिशियली प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ज्यादा आया। फिर उसके बाद में जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो रही है उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन भी जो है वो कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनिशियली ज्यादा थी तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा हुआ, तो हम कह सकते हैं इफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज मोर देन रेट ऑफ एलिमिनेशन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो मोर। ओके गाइज, अगर हम यहां पर बात करें सेम रेट ऑफ एलिमिनेशन की, रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो यहां पर हम देखते हैं 100 थी, 100 में से 20 का एलिमिनेशन हो गया, तो हम कह सकते हैं 20 पर आवर। 80 थी, 80 से 60 हुई, तो यहां पर भी 20 पर आवर। 60 थी, 60 से 40 हुई, तो यहां पर भी जो एलिमिनेशन हुआ 20 का हुआ पर आवर। गाइस हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो 20 था, लेकिन जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हुई तो उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पर भी अगर हम देखें 40 था, 40 का 20 पर आवर। तो गाइस इसमें सेम अमाउंट में जो है वो एलिमिनेट हो रही है, जो ड्रग है वो सेम अमाउंट में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा थी तब भी उसका वैसे ही था, यानी कि 20 ही था, और जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हुई तब भी जो है वो 20 था। तो गाइस यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, क्योंकि जीरो ऑर्डर की बात चल रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट है। ओके, अब सेकंड चीज हम इसमें पढ़ेंगे क्लियरेंस। गाइस हम जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा क्लियरेंस का फॉर्मूला, क्लियरेंस का फॉर्मूला था रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो रेट ऑफ एलिमिनेशन और जो क्लियरेंस है, तो इसमें अगर हम देखें कि इसमें रेट ऑफ एलिमिनेट कितना हुआ, 50 एलिमिनेट हुआ, और इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 थी, तो हम कह सकते हैं 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद में 50 थी, 50 से 25 हुई, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना हुआ, 25। इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, 50 थी, हो जाएगा 1/2। यहां पर देखें तो जो एलिमिनेट हुई वो 12.5 हुई, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 25 थी, तो ये भी 1/2। तो गाइस इससे हमें ये पता चला कि यहां पर जो है क्लियरेंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या है, कांस्टेंट आ रही है। तो हम कह सकते हैं क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो गाइस यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट आ रही है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर भी हम यानी यहाँ से मीन के जीरो ऑर्डर के अंदर अगर हम क्लियरेंस की बात करें तो गाइस क्लियरेंस का फॉर्मूला था रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इसमें जो एलिमिनेट हुई वो 20 हुई और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 थी, तो ये हो जाएगा 1/5, और जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो हो जाएगा 0.2। ओके, यहां पर अगर हम बात करें इस कंडीशन के अंदर, तो इसके अंदर एलिमिनेशन तो 20 हुई थी और इनिशियल जो वो थी वो कितनी थी, 80 थी, तो हो जाएगा 1/4। 1/4 का हो जाएगा 0.25।
अगर यहाँ पर बात करें तो एलिमिनेशन जो है यहाँ पर 20 हुआ था, इनिशियल कितनी थी, इनिशियल यहाँ पे 60 थी, तो ये हो जाएगा 1/3। तो गाइज ये हो जाएगा 0.33। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें ये दिखेगा गाइज, जब इनिशियली प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उसका जो क्लियरेंस था वो कम आ रहा था। जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती गई उसका क्लियरेंस बढ़ता गया। यहाँ पे 0.2 थी, यहाँ पर 0.25 हो गई और यहाँ पर 0.33 हो गई। दैट मीन्स ये कि क्लियरेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। जब जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी तो क्लियरेंस उसकी कम आ रही थी, जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो गई तो उससे क्लियरेंस ज्यादा हो गई। ओके, तो यहां पर हमने क्लियरेंस के बारे में बात कर ली। नाउ जो तीसरी चीज है वो है टी हाफ, यानी क्या, हाफ लाइफ। गाइज यहां पर अगर हम देखें इसी उससे एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, हाफ लाइफ का जनरली मीन ये है कि ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाए। तो अगर हम पहली वाली कंडीशन यानी कि जो हम पहले स्टेप में देखें, ये 100 था, 100 से जो है 50 हुआ 1 आवर के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट 50 था, 50 से 25 हुआ 1 आवर के अंदर। गाइस ये कॉन्स्टेंटली जो है वो हो रहा है। 25 था, 25 से 12.5 हुआ 1 आवर के अंदर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो टी हाफ है वो गाइस कांस्टेंट है। जबकि अगर हम बात करें यहां पर जो यहां का टी हाफ है, यानी कि यहां से मतलब जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है या जो टी हाफ है, ये देखिए इनिशियली कितनी थी, अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो 100 थी। 100 का हाफ कितना होगा, 100 का हाफ होगा 50। तो 50 जो है 100, 80, 60 कहीं जो है गाइस यहां पर होगा। तो यहां पर 1 आवर प्लस 1 आवर और 0.5, तो इनिशियली कितना हुआ, इसमें हो गया गाइस 2.5, 1 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2.5। देन 80 का हाफ कितना हुआ, 80 का हाफ हुआ ये रहा 40। तो गाइस इसमें कितना हुआ, 1 आवर इसका, 1 आवर इसका, तो ये हो जाएगा गाइस 2 आवर। ओके, देन 60 का हाफ करेंगे तो 60 का हाफ जो है गाइस यहाँ पर आएगा 40 + 30, यहाँ पे 40 और 20 के बीच में। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। गाइस तो यहाँ पर 60 का हाफ जो है वो कहीं यहाँ पर आएगा, 40 और 20 के बीच में 30 होगा, तो 60 का हाफ होगा यहाँ पर। तो इसमें 1 तो ये हो जाएगा और 0.5 समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 1.5। ओके, तो कहने का मतलब है गाइस, अगर हम देखें 2.5 था, फिर उसके बाद में 2 हुआ, 2 के बाद में 1.5 हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनिशियली जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उसका जो टी हाफ था वो भी ज्यादा था। देन आफ्टर प्लाज्मा कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती गई तो उसका टी हाफ भी जो है वो कम होता गया। पहले 2.5 था, 2.5 से प्लाज्मा कंसंट्रेशन फिर कम हुई तो 2 हुआ, 2 के बाद में और प्लाज्मा कंसंट्रेशन हुई तो 1.5 हो गया। ओके गाइस, तो हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ जो है इस कंडीशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, यानी कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर क्या था, 100 था। ओके, 100 थी। अब 100 जब हम टी हाफ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें 100 का हाफ यानी कि 50 पे देखना है। तो 50 कहाँ पर हो रहा है, 100 का हाफ 50 यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 60 और 40 के बीच में, यानी कि 40 से ऊपर 50 होगा, 50 के बाद में फिर 60। तो गाइस अगर यहाँ पर हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि 1 तो ये वाला हो गया, फिर 1 ये वाला हो गया, और क्योंकि 1 आवर लग रहा था इस पूरे को होने में, लेकिन यहाँ पे बात 50 की चल रही है, तो यहाँ पे इसका जो है 0.5 लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। ओके, देन आफ्टर 80 की बात करते हैं। 80 का हाफ कहाँ पर हो रहा है, 40 पर हो रहा है। तो 40 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 आवर तो ये लिया और 1 आवर ये लिया, तो ये हो जाएगा 2। ओके, देन आफ्टर बात आती है 60 की। 60 का हाफ 30 होता है, तो 30 में देखें यहाँ पे 20 और 40 के बीच में कहीं लाई करेगा तो यहाँ पर होगा कहीं। तो 1 आवर तो इसका ये रहा, और दोनों का जो है वो 1 आवर था, लेकिन ये बीच में है तो उसके मिड में 0.5, तो 1.5 गाइस। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है 1.5 हुआ। तो जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती गई उसका टी हाफ जो है, जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब इनिशियली ज्यादा थी तो उसका टी हाफ ज्यादा था, जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो गई तो वैसे वैसे उसका जो है टी हाफ कम होता रहा। तो यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर हमने टी हाफ तक की बात कर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, जबकि कुछ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। गाइस फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को 1000 मॉलिक्यूल दिए
किसी की बॉडी में जो हमने 1000 मॉलिक्यूल जो है वो इंसर्ट करा है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो एंजाइम होते हैं जो इसको मेटाबोलाइज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल उन एंजाइम की जो अमाउंट है वो 1 लाख है। ओके, तो होगा क्या, होगा ये कि 1000 मॉलिक्यूल है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक एंजाइम ने, ये एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है। तो हम देखेंगे कि भाई ठीक है 1000 मॉलिक्यूल दिए तो उनको मेटाबोलाइज करने के लिए 1000 एंजाइम ने अपना काम चालू कर दिया। ओके, अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग बच रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो, हमने जो है 2000 मॉलिक्यूल दिए, 2000 मॉलिक्यूल जो है ऑलरेडी सरप्लस के अंदर हमारे पास एंजाइम मौजूद है, तो 2000 मॉलिक्यूल ने जो है वो 2000 एंजाइम ने जो है 2000 मॉलिक्यूल को जो है मेटाबोलाइज कर दिया। अब हम ये बढ़ाते गए, हमने जो है इसे 50,000 कर दिया, तो 50,000 कर दिया तो 50,000 मॉलिक्यूल आ गए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1 लाख है, सरप्लस में है। ओके, हमने इसको 1 लाख कर दिया तो 1 लाख एंजाइम आ गए। तो यहां तक के तो कंडीशन समझ में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ड्रग के मॉलिक्यूल को अगर हमने फिर फॉर एग्जांपल 2 लाख कर दिया, तो अब यहां से जो एंजाइम आ रहे हैं वो एंजाइम तो अब फिक्स है। गाइस, तो हमने अगर 2 लाख मॉलिक्यूल दिए किसी भी ड्रग के, तो होगा ये कि जो 1 लाख एंजाइम है, 1 लाख एंजाइम जो है इसके ऊपर काम करेंगे और 1 लाख जो मॉलिक्यूल हैं उनको जो है वो मेटाबोलाइज कर देंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे 1 लाख। अगर हम जो है 5 लाख ड्रग के मॉलिक्यूल हमने दिए, तो होगा क्या गाइस कि ये जो 1 लाख है, 1 लाख तो काम करेंगे और बाकी 4 लाख जो है वो मतलब 4 लाख जो है ड्रग के मॉलिक्यूल फिर वो प्लस में रहेंगे। ओके, यानी कि वो ज्यादा रहेंगे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर कंडीशन ये होती है, और समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर ड्रग की डोज जो है, ड्रग की डोज जब तक के एंजाइम से ज्यादा रहेगी, यानी ड्रग की डोज जो है जब तक के एंजाइम से ज्यादा रहेगी, तो वो रिएक्शन जो होगी वो 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। और जब ड्रग की डोज जो है वो एंजाइम से कम रहेगी, यानी कि ड्रग डोज इज लेस देन एंजाइम, तो वो जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रखी जाएगी। ओके गाइस, तो यहां से हमने सिर्फ और सिर्फ इतना समझा कि क्योंकि ये होता है कि कोई ड्रग जो है वो 0 ऑर्डर को फॉलो करती है, कोई ड्रग जो है फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। ओके, अच्छा, मेनली जो है वो 99.9% जो है 99.9% जितनी भी ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो है फॉलो करती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि 0 ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगी, ड्रग्स फॉलोइंग 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसका गाइस हमने एक निमोनिक बनाया है। निमोनिक जो है वो वॉट पावर से